तो देखिए, आज निगाहें पूरे दिन भर बिहार की सियासत पर टिकी रहेगी, क्योंकि आज नई सरकार की नई कैबिनेट की पहली मीटिंग होने जा रही है, जिसमें बड़े फैसले हो सकते हैं। चर्चाएं क्या होंगी वो तमाम चीजें आपको बताएंगे। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, 11:30 बजे के आसपास ये मीटिंग होने जा रही है, जो कि बेहद अहम है। बड़ी खबर यह है कि सीएम नीतीश के साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत सभी 8 मंत्री मौजूद होंगे। बैठक में क्या चर्चा होती है, क्या फैसले लिए जाते हैं, इसका जो अपडेट होगा आप तक सबसे पहले एबीपी न्यूज पहुंचाएगा। बताएं आपको कि नीतीश की नई कैबिनेट की पहली मीटिंग होने जा रही है। सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है, जिसमें तमाम जो नेता हैं वो पहुंचेंगे, 8 मंत्री, और साथ ही बताया जा रहा है कि जो दोनों डेप्यूटी सीएम हैं नए नवेले, वो यहां पर पहुंचेंगे। तो सुबह 11:30 बजे की मीटिंग होने वाली है, कैबिनेट की ये मीटिंग, जिसमें तमाम बातें हो सकती हैं, चर्चाएं हो सकती हैं। देखिए, जिस तरीके से बिहार में जो राजनीति में खेला हुआ, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, तमाम अपडेट हमने आप तक पहुंचाए। उसी तरीके से आज भी जो दिन भर चीजें वहां पर होंगी, जिस तरीके की चर्चाएं कैबिनेट की मीटिंग में होंगी, वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं पलटी मार सियासत की 24 की चाहत की एक रिपोर्ट। बिहार में आई नई बहार है, आ गई एनडीए सरकार है। सीएम फिर से नीतीश कुमार हैं। जी हां, बिहार में 3 दिनों तक खूब सियासी ड्रामा देखने को मिला। कहीं चुप्पी छाई रही तो कहीं मायूसी, कहीं सस्पेंस दिखा तो हाई वोल्टेज ड्रामा भी। लेकिन अब हर सस्पेंस और सियासी अटकलबाजी से पर्दा उठ चुका है। नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं और फिर से वो एनडीए के सीएम बन चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ 8 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी और जेडीयू से 3-3, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से 1 और एक निर्दलीय ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। इनमें बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी हैं। दोनों को नई सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया है। डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने से पहले सम्राट चौधरी को बीजेपी ने विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना था। इन दोनों के अलावा बीजेपी की तरफ से प्रेम कुमार, जेडीयू से विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार और विजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। तो एचएएम से संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार कैबिनेट का जल्द विस्तार किया जाएगा, लेकिन नए कैबिनेट में फिलहाल जातिगत समीकरण का भी ध्यान दिया गया है। नीतीश कुमार जहां कुर्मी समाज से आते हैं, तो विजय कुमार चौधरी भूमिहार हैं और श्रवण कुमार भी कुर्मी समाज से हैं। दूसरी तरफ निर्दलीय सुमित सिंह राजपूत हैं, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से और विजय कुमार सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं। वहीं संतोष कुमार सुमन अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद एनडीए खेमे में खुशी की लहर है, जश्न का माहौल है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नीतीश कुमार को बधाई दी है। पीएम ने कहा है कि बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि ये टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। पीएम की शुभकामना पर नीतीश ने शुक्रिया कहा। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नीतीश कुमार ने कहा, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके द्वारा दी गई बधाई एवं शुभकामना के लिए अपनी ओर से और समस्त बिहार वासियों की ओर से आभार प्रकट करता हूं तथा उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ नई सरकार का गठन हो चुका है। जनता मालिक है और उनकी सेवा करना हमारा मूल उद्देश्य है। केंद्र और राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार होने से विकास कार्यों को गति मिलेगी और राज्यवासियों की बेहतरी होगी। नीतीश कुमार बेहतरी की बात कर रहे हैं, तो क्या पिछली सरकार में वो काम नहीं कर पा रहे थे? तो सुनिए शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने क्या कहा। तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकार हो ही गया ना। चला अब तो यानी नीतीश खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आरजेडी के साथ वो काम नहीं कर पा रहे थे और एनडीए में सब ठीक होगा। लिहाजा पाला बदलते ही नीतीश कुमार बीजेपी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो बीजेपी भी भला पीछे क्यों रहे?
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नीतीश की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा कि बिहार में ये जो सरकार एनडीए की बनी है नीतीश जी के नेतृत्व में, इसमें स्टेबिलिटी आएगी। इसके कारण विकास को नई गति मिलेगी। डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से बिहार को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेगी। नीतीश महागठबंधन में दबाव में थे, जिसका वो जिक्र सरेआम कर रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन में भी उचित सम्मान न मिलना और भी उन्हें अखर रहा था। लिहाजा नीतीश को जितनी जरूरत बीजेपी की थी, उतनी ही जरूरत बीजेपी को नीतीश की थी, क्योंकि बीजेपी को भी लग रहा था कि नीतीश के बिना बिहार में लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर पाना आसान नहीं होगा। लिहाजा अब नीतीश के साथ आने के बाद बीजेपी ने इंडिया के सामने कड़ी चुनौती पेश कर दी है। जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, ये अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है। बिहार में एनडीए में हम के आ जाने से भी बीजेपी की राह आसान हो गई है। हमने भी भरोसा दिया है कि वो 2024 की लड़ाई में हर कदम पर साथ खड़ी रहेगी। गठबंधन बेमेल गठबंधन कहते हैं, इसको हम अपवित्र गठबंधन भी कर सकते हैं। तो इस तरह गठबंधन था जहां पर माननीय नीतीश कुमार जी प्रेशराइज होते थे और उनका काम जितनी क्षमता से, जिस दक्षता के साथ वो काम करना चाहते थे और जितने उनकी क्षमता है वो कर नहीं पाते थे। बहरहाल बिहार में लोगों को नई सरकार मिल गई है। एक ही कार्यकाल में सरकार के लिए 3 बार शपथ लेने वाले सुशासन बाबू फिर से सीएम बन गए हैं। चाहे पटना हो, कटिहार हो या फिर मुंगेर, या यूं कहें तो पूरे बिहार में एनडीए के लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। अब देखना है कि लोकसभा चुनाव की पहली परीक्षा में लोग एनडीए को कितने नंबर देते हैं। अब आइए बिहार की राजनीति पर बड़ी खबर आपको दे। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का नोटिस जारी किया गया। अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, एनडीए विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेजा है। विधानसभा सचिव को यह नोटिस भेजा गया है। तो देखिए किस तरीके से बिहार का जो घटनाक्रम है वो तेजी के साथ बदल रहा है। नोटिस दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रकाश, बहुत तेजी के साथ बिहार का सियासी घटनाक्रम बदल रहा है। अब एक बड़ी जानकारी, अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? पूजा, एक बात स्पष्ट है कि जिस तरह से पहला एक्शन वो होना है बिहार में, और वो है विधानसभा सत्र को लेकर के। जैसे ही विवाद मत लाने की तैयारी होती है तो उसके पहले अगर स्पीकर पुराने गठबंधन के होते हैं तो या तो वो इस्तीफा दे देते हैं या फिर उनको हटाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा के सचिव को एक नोटिस भेजा जाता है और उस नोटिस में उन तमाम विधायकों के हस्ताक्षर होते हैं जिनसे जो ये लिखते हैं कि इनको हटाया जाए, और ये अगर नहीं हटते तो इनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में यह पहला बड़ा एक्शन है। जैसा कि जसवी ने कहा था कि खेला होगा, तो ये जो फ्लोर टेस्ट होता है उसके पहले विधानसभा स्पीकर का बड़ा रोल होता है, अहम रोल होता है। तो ऐसे में स्पीकर को हटाया जाना पहली प्रक्रिया होती है नए गठबंधन के, किसी भी जो नए गठबंधन में आते हैं दल उनका। तो अब विधानसभा स्पीकर को हटाने की तैयारी शुरू हो रही है। आज ही कैबिनेट की भी बैठक है। पूजा, धन्यवाद आपका प्रकाश अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए आज कैबिनेट की बैठक भी है और इसी बीच एक बड़ा अपडेट जहां विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का नोटिस जारी किया। एनडीए में वापसी के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार को भले ही मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया, लेकिन उसने अपनी नई रणनीति का भी इस्तेमाल किया। पार्टी ने बिहार में भी नए चेहरों पर दांव खेला, युवा और अनुभव पर भरोसा जताया, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया। अब उम्मीद है कि ये दोनों ही नेता मिशन मोदी को आगे बढ़ाएंगे और लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को भारी जीत दिलाएंगे। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया।
नई सरकार की पारी का आगाज भी हो गया है। नीतीश फिर से सीएम बन गए हैं। तो अब सवाल ये कि फिर बदला क्या? तो बदल गई है समर्थन करने वाली पार्टी। अब बीजेपी के लिए जेडीयू तो जेडीयू के लिए बीजेपी कदम ताल करेगी। गठबंधन फिर से बदल गया है। कुछ चेहरे भी बदल गए हैं। नीतीश के साथ 2020 में सरकार बनाने वाली बीजेपी ने अपने 2 खास चेहरे बदल दिए हैं। बीजेपी ने 2 नए डिप्टी सीएम बनाए हैं। इस बार सरकार में नंबर 2 के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की एंट्री हुई है, वो भी बतौर डिप्टी सीएम। नीतीश के धुर विरोधी सम्राट अपने सहयोगी विजय कुमार सिन्हा के साथ अब पार्टी की उम्मीदों को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए नए नेताओं को सीएम पद की जिम्मेदारी दी, तो वही फॉर्मूला बिहार में भी लागू कर दिया और पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को डिप्टी बनाया है। बीजेपी के लिए फैक्टर कितना काम करेगा, जरा समझिए। सम्राट के जरिए पार्टी राज्य में युवा नेतृत्व देने की कोशिश कर रही है। नीतीश के धुर विरोधी और नीतीश के समाज से आने वाले सम्राट भविष्य में पार्टी का बड़ा चेहरा बन सकते हैं। सम्राट चौधरी पर दांव खेलकर बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार को बड़ा संकेत दे दिया है। अब उम्मीद है कि वो लोकसभा चुनाव के साथ अगले साल के विधानसभा चुनाव में पार्टी को न सिर्फ बड़ी जीत दिलाएंगे, बल्कि खुद राज्य में पार्टी का चेहरा बनेंगे। मेरा बहुत बड़ा तपस्या 40 साल का रहा और 40 साल के बाद बेटा ने अगर मैंने 20 साल से सेवा किया तो आज उसका फल मिला। अब क्या लगता है आपके बेटा सीएम भी बनेंगे? अब तो वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। बीजेपी ने डिप्टी सीएम बनाकर सम्राट चौधरी का सियासी कद भी बढ़ा दिया है। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे। दिग्गज नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं, जो समता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। शकुनी चौधरी का नाम कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शुमार है और वो खुद भी विधायक और सांसद रहे। सम्राट चौधरी का सक्रिय राजनीति में 1990 में प्रवेश हुआ। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में वो कृषि मंत्री बने। 2000 और 2010 में वो परबता विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। साल 2014 में वो नगर विकास विभाग मंत्री रहे। 2018 में वो आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री रहे। सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल होने से पहले आरजेडी और जेडीयू दोनों से जुड़े रहे। बीजेपी सम्राट को इसलिए लाई थी ताकि लवकुश वोट यानी कुर्मी कुशवाहा साधे जा सके। इसी के साथ पार्टी ने विजय कुमार सिन्हा के जरिए सवर्ण समाज को भी साधने की कोशिश की है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को यह भी संदेश देने की कोशिश की गई है कि शुरू से ही पार्टी से जुड़े लोगों का भी वो इतना ही ध्यान देती है। बिहार में बीजेपी के अनुभवी और भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले नेता विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष जैसे पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। विजय कुमार सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं। लखीसराय के रहने वाले सिन्हा ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया है। इसी दौरान एबीवीपी से जुड़े। बीजेपी से जुड़ने के बाद जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के तौर पर राजनीति में सक्रिय हुए। लखीसराय से लगातार 3 बार विधायक चुने गए। 2010 में पहली बार विधायक बने। 2017 में श्रम संसाधन मंत्री बनाए गए। 2020 में विधानसभा के स्पीकर बने। बिहार में राम राज्य लाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। सुशासन स्थापित करने के लिए आवश्यक था बदलाव। गठबंधन में बड़ी पार्टी होने के बावजूद पुराने फॉर्मूले पर चलते हुए बीजेपी ने सीएम पद भले ही नीतीश को सौंप दिया है, लेकिन डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को आगे कर जातीय समीकरण साधने के साथ साथ युवा और अनुभव का फायदा उठाने की कोशिश में जुट गई है। देखिए, बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार की पलटी पर राजनीति बड़ी तेज है। एबीपी न्यूज के साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र कुमार इस वक्त जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव के साथ मौजूद हैं। उनसे सीधी बातचीत करेंगे। ज्ञानेंद्र। बिल्कुल, बिहार की राजनीति में बीते 24 घंटे में बड़ा उलटफेर हुआ है। हालांकि इसकी भूमिका तकरीबन 1 महीने से ही बन रही थी और इस उलटफेर पर क्या कहना है पप्पू यादव का, पुराने सियासतदां हैं। पप्पू जी, ये जो परिवर्तन हुआ है नीतीश जी का एक बार फिर से हृदय परिवर्तन, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और इसका क्या असर आप बिहार की सियासत पर देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, नेताओं के बारे में मेरी मान्यता शुरू से ही बहुत अच्छी नहीं रही है। आप खुद भी नेता हैं?
नहीं, मैं नेता के रूप में अपने को कभी देखा भी नहीं, और बहुत गंदी राजनीति, और राजनीति जो वर्तमान में है, सियासत का जो खेल है सत्ता के लिए, जनता के लिए नहीं, वो परेशान करता है। और कभी कभी मन करता है कि हमारे जैसे लोगों को राजनीति करनी चाहिए या नहीं करनी, छोड़ देनी चाहिए। और जो बिहार का कैरेक्टर था, आप शेरशाह सूरी को याद कीजिए, 4 साल ही तो रहे थे सत्ता पर, दुनिया के इतिहास में आज भी जिंदा है ना वो वर्ल्ड में। आप कर्पूरी ठाकुर जी को याद कीजिए, 2.5 साल ही तो रहे थे मुख्यमंत्री। आज इस भारत में उस प्रासंगिकता उनके विचारों के, उनके चरित्र का, उनके चिंतन का, उनकी राजनीतिक सुचित्रता का, सत्यता का आज एक लोगों के जीवन में एक। जब आप नीतीश कुमार को 2-2 साल पे पलटी मारते देखते हैं, आप क्या कहेंगे ताजा जो उनका फैसला इस पर? मैं नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत तौर पर मैं कोई आलोचना नहीं करूंगा, और मुझे कोई मतलब भी नहीं है। मैं कभी नीतीश कुमार जी के न साथ रहा, न कोई मतलब रहा। देखिए, फैसले आप इस बात को समझिए, ये नीतीश कुमार जी या तेजस्वी यादव जी के लिए क्या है और नरेंद्र मोदी जी के लिए, मुझे नीतीश कुमार जी से ज्यादा आसक्त नरेंद्र मोदी जी पे लगता है कि देश शर्म से झुक गया दुनिया में। मध्य प्रदेश में उन्होंने जो बात महिलाओं को लेके कही, और जाति जनगणना जब आरजेडी गवर्नमेंट, कांग्रेस ने जिस तरीके से ओबीसी की बात की, और कांग्रेस के कारण यहाँ जाति जनगणना, ये नीतीश कुमार जी की देन नहीं है, ये देन लालू यादव जी भी इसमें प्रमुखता निभाए। जाति जनगणना और 75% आरक्षण तो स्टालिन ने भी सबसे ऊपर, और स्टालिन ने तो बीपी सिंह को की मूर्ति स्थापना की। ये जो हुआ है अपने जेडीयू आरजेडी बीजेपी के साथ है, आरजेडी कांग्रेस छोड़कर, अब इसका क्या असर आप देखते हैं आने वाला लोकसभा चुनाव? देखिए, आप बेफिक्र रहिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह यहीं आके बोले थे कि बिहार की जनता को मैं आश्वस्त करता हूं कि इस जन्म में नीतीश कुमार बाबू, सुशासन बाबू बीजेपी में नहीं आएंगे, और उनका ये कैरेक्टर इसी पूर्णिया में उन्होंने कहा था। तो जब वो आश्वस्त कर चुके थे कि अब नहीं आएंगे, तो बिहार की जनता भी आश्वस्त शुरू से हो चुकी है कि अब हमें नहीं देखना है। बिहार की जनता बहुत कैरेक्टर वाला है, ऐसा नहीं है, आप इसको मान के चलिए। बिहार की जनता, तो ये कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि बीजेपी प्लस जेडीयू अब 40 की 40 सीटें बिहार की ये गठबंधन। सर देखिए, अपने मियाँ मिट्ठू सभी लोग हो जाएं वो अपने अलग बात है। अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी जी को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है। राम को बेचने के बावजूद भी वो इतने डरे हुए इंसान हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी जी बहादुर क्यों नहीं बने, और उनकी 56 इंच की सीना आज तक कहाँ चली। लगता है बीजेपी को नीतीश कुमार को वापस नहीं लेना चाहिए। सर मुझे लगता है कि बीजेपी ने जिस तरीके से कभी कहते हैं कि मेरे हनुमान चिराग जी, कभी मांझी, कभी कुशवाहा, कभी किसी को लाते हैं, कभी निषाद, हर किसी के अपने दावे हैं, वादे हैं, और बिहार की सियासत पे हर किसी के पास कुछ न कुछ फिलहाल कहने के लिए है। जहां नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने से विपक्ष में खलबली का माहौल है। उनके फैसले से सबसे बड़ा झटका किसी को लगा है तो वो आरजेडी को लगा है। आरजेडी खेमे में नीतीश को पानी पी पी करके कोसा जा रहा था, ये सबने देखा और सुना। तेजस्वी यादव ने धोखा देने का आरोप लगाया, यहां तक कि ये भी कह दिया खेला तो अब होगा। नीतीश कुमार फिर से सीएम बन गए हैं। इसके साथ ही कहीं खुशी है तो कहीं गम, कहीं जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं सन्नाटा पसरा है। नीतीश कुमार के 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेने की तस्वीरें आईं तो कहीं खुशी मनाई जाने लगी तो तस्वीरें कहीं गम भी लेकर आईं, क्योंकि शपथ ग्रहण के साथ ही सियासी समीकरण बदल गए। जो सत्ता से बाहर थे उन्होंने सरकार बना ली, और जो सत्ता में थे वो खुद को ठगा महसूस करने लगे। हफ्ते भर पहले ये सिर्फ कयास लग रहे थे, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। उन्होंने फिर पलटी मार दी और बीजेपी के साथ चले गए, जिससे सबसे बड़ा झटका आरजेडी को लगा। पिछले लोकसभा चुनाव में उसके हाथ खाली रह गए थे, लिहाजा उसने भी सोच रखा था कि नीतीश के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और पीएम मोदी को कड़ी चुनौती देंगे, लेकिन वो सपना फिलहाल चकनाचूर होता दिख रहा है। नीतीश के पाला बदलने से आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के साथ आने से बिहार में एनडीए फिर मजबूत हो गया है।
वहीं नीतीश के एनडीए में आ जाने से इंडिया गठबंधन पर संकट और गहरा गया है। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के ऐलान के बाद आरजेडी समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। न सिर्फ पटना में बल्कि पूरे बिहार में आरजेडी समर्थकों ने नीतीश को कोसना शुरू कर दिया। नीतीश जी तो फिर पलट गए। तो पलटू राम भैया थे तो वो कहानियों पलट जाते हैं। नीतीश कुमार पर भरोसा ना, कहानियों पलट जाएंगे। शीतलहरी आएगा बस पलट जाएंगे। ऐसा तो देश जान रहा है, पूरा विदेश जान रहा है कि क्या किया है। साल 17 महीना में बहुत चीज किया है, इतना कभी भी नहीं हुआ। 24 में हिल जाएंगे, महागठबंधन से हिल जाएंगे। बीजेपी अपना स्वार्थ के लिए उसको बुलाया गया है, उसको पार्टी भी खत्म कर देगा। बीजेपी पार्टी को विलय करने के लिए बुलाया है। तोड़ने के काम नहीं किया है सर, कभी भी जोड़ने के काम किया है। हम लोग भगाते नहीं है। नीतीश जी को ये 2024 आ रहा है ना लोकसभा, एक भी वो अपना प्रोग्राम करके दिखाए। इस वक्त कहीं न घर करेगा ना घाट करेगा। ऐसे जाएगा तेजस्वी भैया 2025 में फुल बहुमत से सरकार बनावेंगे, अकेले बनावेंगे बिना किसी बदौलत। एक तरफ आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर नीतीश के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, तो वहीं पार्टी नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी नीतीश को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। नीतीश की पलटीमार सियासत पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बिहार में लिट्टी चोखा और पलटू राम का धोखा राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है वाला तंज किया है। सियासी उठापटक के दौरान चुप्पी साधे रहे तेजस्वी ने नीतीश के गठबंधन तोड़ने के ऐलान के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। तेजस्वी यादव भले ही खेला बाकी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बिहार में सियासी खेला हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा झटका उन्हीं की पार्टी आरजेडी को लगा है। क्योंकि अलग होने के बाद पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव की होगी और पिछले चुनाव के नतीजे आरजेडी अभी तक भूली नहीं होगी। 2019 में लोकसभा की कुल 40 सीटों में से एनडीए ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि आरजेडी का खाता भी नहीं खुल पाया था। 2020 के चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला था। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आरजेडी को सत्ता से दूर रहना पड़ा था। अब लोकसभा का चुनाव सिर पर है। नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़ लिया है। ऐसे में चुनाव का सामना करने के लिए आरजेडी को नई मशक्कत करनी पड़ेगी। इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। आरजेडी के पास विकल्प ही क्या है, उसे जनता के सामने तो जाना ही पड़ेगा। फिलहाल उसका साथ कांग्रेस से है, लेकिन जनता कितना साथ देगी ये तो नतीजे ही बताएंगे।